बच्चों, आज मैं तुम्हें सिंदबाद के दूसरे सफ़र के बारे में सुनाती हूँ। फिर सिंदबाद ने कहानी सुनाना शुरू करी। पहली यात्रा के बाद मैंने आराम से ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे बीबी के संग आराम से रहूँगा, मगर कुछ ही दिनों में मेरा मन फिर यात्रा पे जाने को करने लगा। आखिर मैंने फिर से शहर में घूम घूम के पता लगाया कि कौन कौन व्यापारी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने तरह तरह की चीज़ें खरीदी और बंदरगाह पर एक जहाज़ में अपना माल लदवा दिया और यात्रा शुरू हो गई। इस बार यात्रा में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं आया था। कई टापुओं पर हमने जहाज़ रोका और व्यापार में खूब लाभ कमाया। कुछ दिनों पश्चात हम एक ऐसे टापू पर पहुँचे जहाँ तरह तरह के फलों के बाग थे। हम कुछ लालच में आ गए और हमने थोड़ी देर आराम करने का फ़ैसला किया। हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उस खूबसूरत टापू पर कोई भी नहीं रहता था। मैं घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल चुका था और अपने साथियों से बिछड़ चुका था, मगर मुझे इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि अभी काफ़ी देर तक टापू पर जहाज़ रुकने वाला था। एक पेड़ की घनी छांव में बैठकर मैंने खाना खाया और झरने से मीठा पानी पिया। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। जब नींद खुली तो मैं जहाज़ की तरफ भागा, लेकिन तब तक जहाज़ वहाँ से जा चुका था और मैं टापू पर अकेला था। मैं रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। चारों तरफ पानी ही पानी था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक बहुत दूर एक सफ़ेद चीज़ मुझे नज़र आई। मैंने सोचा शायद कोई झोपड़ी है। पास जाकर मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़ा गोला था। मैंने छूकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वह अंदर से खोखला है। उसकी दीवारें भी बहुत पतली थीं। वह चारों तरफ से बंद था। वह गोला कम से कम 50 हाथ लंबा था। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि अचानक वहाँ अंधेरा सा छाने लगा। मैंने चौंक कर आसमान की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। एक चिड़िया के लंबे चौड़े पंख आसमान में फैले हुए थे। मैंने गौर से देखा तो वह एक बहुत बड़ा गिद्ध था। वह बड़ी तेज़ी से नीचे उतर रहा था। मैं डरकर अपनी जान बचाने के लिए उस अंडे के पास सिमट कर बैठ गया। अचानक वह एक झपट्टे से नीचे उतरा और अंडे पर बैठ गया। मैं अंडे के पास छिपा बैठा था और मेरे सामने ही उसका भारी पंख रखा हुआ था। एकाएक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने झट से अपनी पगड़ी उतारी और उसे खोलकर आहिस्ता आहिस्ता गिद्ध के पंजे के पास बढ़ने लगा। मैंने पगड़ी के सहारे अपने आप को उसके पंजे में बांध लिया। मैं सोच रहा था कि जब ये उड़ेगा तो मैं भी इसके संग उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। इस तरह से जब गिद्ध उड़ा तो मैं भी उसके संग आसमान में उड़ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। देखते देखते गिद्ध जमीन पर उतर आया। गिद्ध ने जहाँ लाकर मुझे छोड़ा था वह एक गहरी घाटी थी। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उस घाटी से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने सोचा कि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया हूँ। वह पूरी घाटी हीरे जवाहरातों से भरी थी। इन हीरों के बीच में कई छोटे छोटे सांप भी घूम रहे थे। शाम होने पर मैं एक गुफा में जाकर छिप गया। गुफा के अंदर जाकर एक हीरे की चट्टान से मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। खुदा का नाम लेकर मैं एक कोने में बैठा रहा। गुफा में अंधेरा था, मगर हीरो की रोशनी में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होने पे मैं गुफा से बाहर निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और किस तरह से इस घाटी से बाहर निकलूं। मुझे ये मालूम था कि किस प्रकार व्यापारी इस हीरे की घाटी से हीरे बटोरते हैं। उनका तरीका ये होता था कि वह मांस के बड़े बड़े टुकड़े उन घाटियों में फेंक देते थे। जब वह घाटी में गिरते थे तो उन पर बहुत सारे हीरे चिपक जाते थे। बाद में जब गिद्ध इन टुकड़ों को अपने पंजों में दबाकर अपने बच्चों के पास पहुंचते तो वह लोग उनके घोंसलों के पास छिपकर बैठ जाते और शोर मचाना शुरू कर देते थे। इस प्रकार गिद्ध मांस के टुकड़ों को वहीं छोड़कर उड़ जाते थे। बाद में वह इन टुकड़ों से चिपके हुए हीरों को बटोर लेते थे। अब मुझे इन कहानियों की याद आई तो मुझे अपने बारे में कुछ उम्मीद बंधी। मैंने जल्दी जल्दी हीरे के कुछ टुकड़े चुन लिए और उनको अपनी जेबों में भर लिया। कुछ बड़े बड़े टुकड़ों को मैंने अपनी पगड़ी में बांधकर एक बहुत बड़ी गठरी बना ली। इस प्रकार तैयार होकर मैं इंतज़ार करने लगा।
थोड़ी देर में मुझे पहाड़ी के ऊपर से कुछ शोर सा सुनाई देने लगा। फिर देखते ही देखते मांस के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए नीचे घाटी में आकर गिरे। मैंने उन मांस के टुकड़ों से अपने हीरे की गठरी बांध ली, फिर अपने आप को उसके संग बांध लिया। मुझे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में एक बड़े से गिद्ध ने झपट्टा मारा। वह मांस के उन टुकड़ों को पंजों में दबाकर आसमान में उड़ने लगा। फिर गिद्ध अपने घोंसले पे पहुंचा। जैसे ही वह नीचे उतरा, इधर उधर छिपे लोग बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। उनके शोर से घबराकर गिद्ध मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर उड़ गया। मैं मौका पाकर उस मांस के टुकड़े से अलग हो गया, अपनी गठरी को संभाल के कुछ दूर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर पश्चात हीरो के व्यापारी अपने नौकरों के संग वहां पहुंचे। मुझे बैठा देख वह हैरान हो गए और मुझे चोर समझकर झगड़ने लगे। मैंने उन्हें समझाया, इस मांस के टुकड़े पर जितने हीरे लगे हैं वह तुम ले लो, लेकिन इतना जान लो कि मेरे पास इनसे भी ज़्यादा कीमती और सुंदर हीरे हैं। फिर मैंने उन्हें अपनी जेब से निकाल कर हीरे दिखाए। वे लोग हीरो को देखकर दंग रह गए, क्योंकि मैं हीरे की घाटी से चुन चुन कर हीरे निकाल कर लाया था। उसी समय एक बड़ा व्यापारी आ गया। वह उस घोंसले का मालिक था जहाँ मैं आकर गिरा था। मेरी उससे जान पहचान हो गई तो मैंने अपनी गठरी उसके सामने खोल दी। मेरे पास काफ़ी हीरे थे। उन लोगों ने बड़े प्यार से मुझे अपने संग खाना खिलाया और फिर मेरी कहानी सुनी। दूसरे ही दिन उन्होंने उस जगह से अपना डेरा उठा लिया। वह मुझे लेकर समुद्र किनारे पहुँचे। वहाँ उनका जहाज़ तैयार खड़ा था। इस प्रकार मैं उनके जहाज़ पर सवार होकर वापस बगदाद लौट आया। इस प्रकार दूसरी यात्रा में और ज़्यादा धनी होकर अपने घर लौटा। वहाँ आकर मैंने अपने दोस्तों को भी हीरे बांटे। अपनी दूसरी यात्रा समाप्त करने के बाद उसने हिंदबाद को 100 अशर्फियाँ और दी और उसे दूसरे दिन फिर आकर तीसरी यात्रा की कहानी सुनने का न्योता दिया। अगले दिन हिंदबाद और उसके दोस्त कहानी सुनने पहुंच गए। फिर सबने मिलकर दावत उड़ाई और सिंदबाद ने अपने तीसरे सफ़र का वर्णन सुनाना आरंभ कर दिया।